नाउ आज का जो लेक्चर है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपका, क्योंकि आज मैं आपको न्यू पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, दैट इज़ जीएसटी। ठीक है, अब पहले तो मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट के इतने सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के? रोड बनाना, इट मीन्स हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करना। किसको सैलरी देना? हाँ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी यानी डिफेंस पे खर्चा करना। रेलवे क्लीन करना, म्यूनिसिपालिटी काम करती है क्लीन, वर्कर्स को सैलरी देना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, कितने सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, उन सब का एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट की इनकम क्या? चलो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ये सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं। अब गवर्नमेंट की इनकम भी तो होनी चाहिए। गवर्नमेंट की इनकम क्या होगी? हाँ, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है? टैक्स से। हमसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो गवर्नमेंट की इनकम होती है। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है। सो टैक्सेस से होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की इनकम है दैट इज़ टैक्सेशन, ये गवर्नमेंट की इनकम है। अब गवर्नमेंट की इनकम तो है, लेकिन ये टैक्स देता कौन है गवर्नमेंट को? सिटीजन्स। कैसे देते हैं हम लोग? ओके, सो जो टैक्स होता है ना, यहाँ पर 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेशन का पूरा एक सब्जेक्ट आता है SY बीकॉम में, सेकेंड ईयर बीकॉम में एक पूरा सब्जेक्ट है टैक्सेशन पर, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सो डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, जो डायरेक्ट उस पर्सन से लिया जाता है। पुअर से नहीं लिया जाता, मिडिल क्लास से थोड़ा सा लिया जाता है, और रिच एंड सुपर रिच कैटेगरी से बहुत सारा लिया जाता है। सो दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स में गवर्नमेंट हमें बोलती है कि अपनी इनकम बताओ कितनी है, और उस इनकम के अकॉर्डिंग हमें टैक्स पे करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख तक फ्री है, अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपए है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना है। ओके, 5 लाख से 10 लाख के बीच में होगा तो उसका एक परसेंटेज है, ये परसेंटेज एवरी ईयर चेंज होता रहता है, ये लोअर परसेंटेज है। 10 लाख से ज़्यादा इनकम है तो उसका परसेंटेज हायर होगा, ज़्यादा परसेंटेज होगा। तो यहाँ पर है इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि पुअर पे नहीं करते, मिडिल क्लास थोड़ा सा पे करते हैं, रिच एंड सुपर रिच कैटेगरी के लोग बहुत ज़्यादा पे करते हैं। यह है डायरेक्ट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि ये प्रोडक्ट में ऐड होकर आता है, तो इसलिए पुअर हो या रिच हो दोनों को ही पे करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट में एक टैक्स ऐड होता है, वो ऐड होकर आपको प्राइस बताया जाता है। सो वो प्रोडक्ट परचेज करने वाला पुअर है, मिडिल क्लास है या रिच कैटेगरी से है, प्रोडक्ट में ऐड होकर आया है यानी पे तो करना ही है। अगर आप 100 रुपीज़ का चॉकलेट परचेज करते हो तो इसमें 28 रुपीज़ टैक्स होता है, 28%। ये टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट में ऐड होकर आया। अब चॉकलेट परचेज करने वाला पुअर है, मिडिल क्लास है, रिच है, कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, उसको तो देना ही है। कॉस्मेटिक्स पर 28%। अब ये अलग अलग परसेंटेज होते हैं, इसकी कैटेगरी बनी हुई है। कुछ प्रोडक्ट्स पर 5% लगते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स 12%, कुछ पर 18% एंड कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पर 28% लगता है। और ये हर एक बिजनेसमैन को पता होता है कि मेरे प्रोडक्ट पे कितना % लगने वाला है। अब ये जो जीएसटी है, हाँ,
कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता, से एग्जांपल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, उन पर कोई भी टैक्स नहीं है। मिल्क पर नहीं है, लेकिन अगर आप बटर परचेस करते हो, आप चीज़ परचेस करते हो तो जीएसटी लगने वाला है, क्योंकि मिल्क जो है ना वो बेसिक नीड में आता है और बटर और चीज़ जो है ना वो लग्जीरियस प्रोडक्ट्स में आते हैं। सो ये डिवाइड किया हुआ है कि कुछ बेसिक नीड्स हैं उन पर 0 टैक्स है, देन कुछ पर 5%, देन 12, देन 18 एंड देन 28। ये अलग अलग परसेंटेज डिसाइड किए हुए हैं। अब ये सबको पे करने पड़ते हैं, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की इनकम है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, जैसे हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है कि जितने की प्रॉपर्टी परचेज की, सपोज करो 1 लाख रुपीज़ की प्रॉपर्टी परचेज की, तो इसका 6% गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, यानी 6000। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की तो उसका 6%, 6 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। सो उस दिन जितने भी लोगों ने परचेज सेल किया होगा वो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो उन्हें स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। सो ये गवर्नमेंट की इनकम है। बायर परचेज करने वाला या सेल करने वाला रिच है या पुअर है, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो स्टैम्प ड्यूटी चाहिए नेम चेंज करने का, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पहले ए के नाम पे थी, अब बी ने परचेज कर ली, तो उसका नेम चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को ये टैक्सेस चाहिए। सो ऐसे कुछ टैक्सेस हैं, ये मैटर ही नहीं करता कि परचेज़र कौन है, देना तो सबको है। सो दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा, जैसे पेट्रोल में टैक्स ऐड होता है, ठीक है, बोलते हैं पेट्रोल का बेसिक प्राइस 30 रुपीज़ है, बट अभी 90 to 100 रुपीज़ में मिल रहा है, तो बाकी का क्या है, टैक्स है। अब पेट्रोल परचेज करने वाला रिच है, पुअर है, मिडिल क्लास है, नहीं देखती गवर्नमेंट, पूरा पैसा लेती। सो ये टैक्स प्रोडक्ट में ऐड होकर आता है। हमें जो सम्स करने हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स के करने हैं, और जो टैक्सेशन आपको SY BCom में आने वाला है दैट इज़ इनकम टैक्स, ये टैक्स आने वाला है, डायरेक्ट टैक्स। हाँ, अभी आपने पेट्रोल का एग्जांपल दिया कि पेट्रोल पे इतनी सारी जीएसटी लगती है कि उसके ऊपर और एक और अलग टैक्स। कुछ अलग टैक्सेस हैं, कुछ अलग टैक्सेस हैं पेट्रोल पर, कुछ अलग टैक्सेस भी हैं, वो जीएसटी में नहीं आता। सो कुछ अलग टैक्सेस हैं जिनकी वजह से उसके ऊपर उसका प्राइस इतना हो जाता है, और गवर्नमेंट की इनकम है ये, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं। हमेशा याद रखना, लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। चोरी मीन्स कोई 10 लाख कमाता होगा तो 5 लाख बताएगा, तो यहाँ क्या होता है, गवर्नमेंट को लॉस होता है। लेकिन गवर्नमेंट को जितनी इनकम, अब सपोज करो गवर्नमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी का 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट की बात करेंगे तो 100 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको अंदाज़ा देता हूँ कि सपोज़ करो गवर्नमेंट का 100 रुपया खर्चा है, तो अगर गवर्नमेंट को 50 रुपीज़ यहाँ से मिलेंगे तो बाकी 50 यहाँ से चाहिए, लेकिन लोग चोरी करते हैं, यहाँ 50 की जगह क्या करेंगे 30, तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर 70 कर देगी। पैसा तो चाहिए ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है, तो उंगली टेढ़ी होगी, तो यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर और चोरी की 20 किया तो गवर्नमेंट यहाँ 80 कर देगी। गवर्नमेंट को अपने खर्चे तो पूरे करने हैं ना। सो मैं हर लेक्चर में, इवन टैक्सेशन में भी हर स्टूडेंट को यही समझाता हूँ कि ऑनेस्टली टैक्स पे कर देना चाहिए। थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारी गवर्नमेंट जो चार्ज करती है ना वो थोड़ा सा है, लेकिन अगर सब ब्लैक मनी रखेंगे, सब टैक्स छुपाएंगे, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, फिर हम बोलते महंगाई बढ़ गई। आया समझ में? सो दैट इज़ टैक्स स्ट्रक्चर। नाउ अब हम जीएसटी देखेंगे कि जीएसटी कंज्यूमर से कैसे लिया जाता है और गवर्नमेंट को कैसे पे किया जाता है, एंड देन हम उसकी जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे, ठीक है। सो पहले अभी ये क्लियर हो गया? इसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो, ये आपके नॉलेज के लिए। एक मिनट लो, आप एक काम करो, आपकी नोटबुक में आगे तो जर्नल एंट्रीज के ये दिए हुए ना सारे फॉर्मेट बने हुए हैं, आप लास्ट पेज पर चले जाओ। लास्ट पेज पर यहाँ हेडिंग दो, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आपके बुक में कौन सा है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यही है ना। इसका हेडिंग दे दो और ये लिखो, तो आज आपका ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। मीन्स अभी आप ये समझो कि आप चैप्टर नंबर 3 सीख रहे हो, ठीक है।
हो गया? चलो, नाउ बुक में पेज नंबर 52, पेज नंबर 52, चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलो, सो सबसे पहले हम ऊपर एक बॉक्स में स्पेशल नोट दिया हुआ है वो रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST इज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2017 में, अभी जस्ट आया है अक्रॉस द कंट्री, हमारी कंट्री में। इससे पहले मोर देन 60 कंट्रीज़ में GST था, मीन्स वो GST एप्लीकेबल करते थे। दिस इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, हैंस प्राइमरी थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन दिस रिगार्ड। सो यहाँ पर आपको कुछ थियोरी नॉलेज दिया हुआ है और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया हुआ है। बट अगर मैं आपको बताऊँ कि GST इस बुक का 5 टाइम्स बुक भी हो जाए ना तो भी कम है, इतना GST डीप में है। हर प्रोडक्ट पर कितना लगेगा, कैसे लेना है, कैसे गवर्नमेंट को देना है, यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज है। ठीक है, For better understanding of the subject elements of account, practical illustration and questions are covered exclusive of GST। यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए वो एक्सक्लूसिव ऑफ GST हैं। GST के क्वेश्चंस नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे। Keeping in mind the level of student, GST related theoretical and practical explanation are covered only in the chapter of journal entries and subsidiary books। सो आगे जो जर्नल एंट्रीज का चैप्टर आएगा या सब्सिडियरी बुक्स का आएगा उसमें आपके प्रैक्टिकल सम्स और कवर हो जाएंगे। इट इज़ सजेस्टेड दैट प्रॉपर फोकस शुड बी गिवन टू दिस ड्यूरिंग एकेडमिक वर्क। आपको पूरे साल में GST पर प्रॉपर फोकस करना है क्योंकि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाएगा, आपको रियल लाइफ में भी काम में आएगा। स्टैंडर्ड 11th टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट GST इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, दस sufficient care should be taken for this while teaching। मीन्स जब टीचर्स के लिए लिखा हुआ है कि जब आप सिखा रहे हो तब आपको प्रॉपर एंड रियल एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, चलो नाउ इंट्रोडक्शन। टू मीट इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री, टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना ही पड़ता है। These taxes are categorized into 2 categories. First is direct tax and second is indirect tax। Indirect taxes are collected by central government, state governments and governments of union territories। In Indian context, different type of taxes were collected by different government। हर एक गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेस पर लेती है। आपने देखा होगा कि गुजरात में जो पेट्रोल के प्राइस होते हैं ना, महाराष्ट्र और राजस्थान में अलग अलग होते हैं, दिल्ली में और अलग होंगे। सो यहाँ पर ऐसा क्यों है? यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस शायद 98 रुपीज़ अभी पहुँचे, दिल्ली में 110 से भी ज़्यादा है। सो ये उनके स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। तो वो कैसे होते हैं उस पर हम डिस्कस कर देंगे। बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड compliances of their separate legal provisions from the viewpoint of its managements, it was a very complex affair for government, टैक्स अथॉरिटीज़ एंड टैक्स पेयर्स। अब ये बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस होते हैं, उनके परसेंटेज अलग अलग होते हैं। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, लेकिन हम यहाँ पर उसे बेसिक नॉलेज दिया हुआ है आपको। टू एलिमिनेट सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंस्टेड ऑफ हैविंग डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, न्यू टैक्स एक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड विथ स्लोगन ऑफ वन नेशन वन टैक्स। अब पहले क्या था, अलग अलग टैक्सेस लेते थे, हर स्टेट का अलग टैक्स। अब ये एक नया टैक्स आ गया GST, पूरे नेशन में एक ही टैक्स लगेगा, आपको GST देना है और कुछ भी नहीं। वन नेशन वन टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। इट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1st July 17 इन द कंट्री। GST कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। नाउ हम टैक्सेस को समझते हैं।
अब सिंपल सा ये जीएसटी कलेक्ट होता है तो इसका पेमेंट कैसे होता है, गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचता है? उसे समझना आप। सपोज करो आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने 1000 रुपीज़ का डिनर किया, तो ये आपका टोटल अमाउंट हुआ 1000 रुपीज़, ठीक है, प्लस इसमें लगेगा जीएसटी। अब जीएसटी में क्या है कि जितना भी जीएसटी होता है ना, उसका आधा स्टेट गवर्नमेंट रखती है। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स गुजरात सरकार के पास रहता है। पहले गवर्नमेंट्स क्लियर हैं आपके? Yes. गुजरात, राजस्थान, ऐसे गवर्नमेंट्स होते हैं अलग अलग, महाराष्ट्र, और हमारी गुजरात या राजस्थान सरकार हो या कोई भी हो, उसका जो हेड होता है दैट इज चीफ मिनिस्टर, ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कहते हैं भारत सरकार या दिल्ली सरकार, उसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर एंड देन प्रेसिडेंट। सो हम यहाँ पर जो टैक्स पे करते हैं ना, उसका आधा रखती है गुजरात गवर्नमेंट, आधा जाता है सेंटर के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इनके एक्सपेंडिचर्स भी डिवाइड किए हुए हैं। एक्सपेंडिचर्स कैसे डिवाइड किए हुए हैं कि जैसे पुलिस है, आपने सुना होगा गुजरात पुलिस, मुंबई पुलिस, राजस्थान पुलिस, गोवा पुलिस, पंजाब पुलिस। तो पुलिस का जो सैलरी है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट को देना है। लेकिन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आपने ऐसा कभी सुना है गुजरात आर्मी? नहीं। क्या होता है? इंडियन आर्मी। तो आर्मी का जो एक्सपेंडिचर है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। सो इनके एक्सपेंसेस डिवाइड किए हुए हैं। अगर हमारे सरदार नगर के अंदर कोई रोड खराब हुआ है तो वो गुजरात गवर्नमेंट को बनाना है। लेकिन नेशनल हाईवे, यहाँ से हम दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, अब वो हाईवे न गुजरात में का काम है न मुंबई का काम है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सो ऐसे इनके एक्सपेंडिचर्स डिवाइड किए हुए हैं, इनकम्स डिवाइड की हुई हैं। सर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ना अभी हाल ही में गुजरात में ना स्पोर्ट्स के रिलेटेड काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया गया, तो वो सेंट्रल ने बनाया कि हमारे स्टेट में बनाया? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो काम तो सेंटर के लिए करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में तो होंगे ना। जैसे आर्मी है, आर्मी सिर्फ बॉर्डर पर थोड़ी होती है, हमारे नियर बाय में भी तो आर्मी का कैंप है ना, वहाँ पर है। तो वो एरिया जो है ना, उस एरिया को डेवलप करना, वहाँ आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं, उनके क्वार्टर्स हैं, उनके फैसिलिटीज़ दी जाती है, सैलरी दी जाती है, उनके लिए वेपन्स हैं, उन सब का एक्सपेंस दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। वो है यहाँ पर, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई ऐसा नेशनल हाईवे है जो अहमदाबाद से पास होकर निकलता है, तो इट डजंट मीन कि अहमदाबाद उसके ऊपर खर्चा करेगा या गुजरात गवर्नमेंट करेगी, वो पूरा नेशनल हाईवे है, तो उसे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने वाली है। अब दूसरा एग्जांपल, कोई समझो ऐसा डिपार्टमेंट है जैसे पुलिस है, सो पुलिस तो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा कोई डिपार्टमेंट है, चाहे वो रॉ हो, क्राइम ब्रांच हो, जो सेंट्रली कंट्रोल होता हो, तो काम भले गुजरात में करेंगे, लेकिन वो एम्प्लॉय तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। वो हमारे एम्प्लॉय गुजरात गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं बोल सकते हम उनको। हाँ, कई बार गवर्नमेंट जॉब करने वाले बोलते हैं मेरा स्टेट गवर्नमेंट जॉब है या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी उनकी सैलरी सेंट्रल को देनी है। रेलवे है, अब कुछ मेरे फ्रेंड्स रेलवे में जॉब करते हैं, बट वो सेंट्रल एम्प्लॉय है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मीन्स भले वो काम अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पे करते हैं, लेकिन सैलरी उनकी सेंट्रल से आती है। तो ऐसा है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सेंट्रल का कोई अलग से लैंड है जहाँ पर वो रहेंगे, नहीं हैं, तो वो यहाँ पर ही हमारे बीच में ही है। ठीक है, सो क्लियर हो गया। नाउ जैसे ही हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो 5% जीएसटी लगता है। तो 5%, 1000 रुपीज़ का 5% कितना होगा? 50 रुपीज़। तो आपको कभी भी नहीं दिखेगा कि यहाँ पर 50 रुपीज़ ऐड हो, ऐसा नहीं होता है। 50 ऐड सीधा नहीं करते। कैसे ऐड करते हैं? यहाँ पर 2 बार प्लस होगा, एक बार CGST होगा, दूसरी बार SGST होगा, और इस 50 को हाफ हाफ करके 25 करके लिखेंगे। यानी ये सेंट्रल के पास जाएगा और ये स्टेट के पास जाएगा, यहाँ पर ही आधा आधा हो गया। ठीक है, 2.5%, आधा। नॉर्मल कंज्यूमर को बताया जाता है 5%, वो लोग हाफ हाफ कर लेते हैं, मीन्स 2.5। अगर यही 12% की कैटेगरी में कुछ आता है तो 6% ले लेते हैं।
28% की कैटेगरी में आता है तो 14 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ इसमें से CGST लगेगा 2.5%। आप देखना रेस्टोरेंट का बिल देखना अभी नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करो, और 2.5% SGST। ऐसे करके आपको टोटल देना होता है 1050। अब ये रेस्टोरेंट वाले ने कलेक्ट कर लिया। अब ऐसे ये दिन में बहुत सारे कस्टमर्स आते होंगे और पूरे महीने में तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो ये 1000 रुपीज़ सिर्फ रेस्टोरेंट वाले का बिल है, ये उसे अपने पास रखना है। ये दोनों प्लस करता जाएगा जितने भी कस्टमर्स आएंगे पूरे महीने का। एट द एंड ऑफ द मंथ इनका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, CA होगा, जो कैलकुलेट करेगा, टोटल अमाउंट बनाएगा और वो टोटल का टोटल इनको पे करना होता है। वो गवर्नमेंट की डिटेल्स होती हैं, गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, ट्रेजरी कहते हैं, खजाना कहते हैं जिसे, गवर्नमेंट के खजाने में ये पैसा डिपॉजिट होता है। हर रेस्टोरेंट वाला ये करता है, हर बिजनेसमैन ये करता है, हर जगह से ये कलेक्शन होता है। सो पूरे गुजरात में जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे ये SGST देते हैं। 25 रुपीज़ जाएंगे गुजरात सरकार के पास और ये 25 जाएंगे सेंट्रल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम क्या है, सारे स्टेट्स में से होती है। अब समझो महाराष्ट्र में कोई रेस्टोरेंट है, आपने वहाँ खाना खाया तो वहाँ भी 1000 का बिल आया, सो वहाँ भी 25 महाराष्ट्र के पास जाएंगे और 25 सेंट्रल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम बहुत है क्योंकि हर स्टेट से मिलने वाली है, बट उनके एक्सपेंडिचर्स भी तो बड़े हैं। आर्मी का एक्सपेंडिचर कितना सारा है। हमारा इंडियन आर्मी का बजट होता है 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़, करोड़ यानी 70 और लगाने पड़ेंगे आगे, ये 3 लाख 70 और आएंगे। सो इतना सारा बजट होता है तो उनको एक्सपेंडिचर्स भी बहुत सारे होते हैं। सो ये इनकम ऐसे होती है और एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं। अब ये जो है ये हम देकर तो रेस्टोरेंट वाले को आते हैं, लेकिन ये उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी है या उसकी इनकम थोड़ी है, ये तो ले रहा है उस टाइम पर हमसे। अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे दे, गवर्नमेंट को दे। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं इनपुट GST। हाँ, इनपुट यानी आ रही है, GST आ रही है। ओके, GST आ रही है। अब समझो दूसरा एग्जांपल, सपोज करते हैं मैं क्लोथ का बिजनेस करता हूँ, मैंने 1000 रुपीज़ के प्रोडक्ट के गुड्स परचेस किए, तो सामने वो मेरे से GST लेगा तो वो उसे गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक कुछ डाउट है? ओके, नाउ अब अगर मैं क्लोथ का बिजनेस करता हूँ, मैंने 1000 में लिए, ठीक है, 1000 के गुड्स हैं, लेकिन उसने GST भी लगाया। कितना लगाया? 50, तो मुझे तो 1050 देना पड़ेगा। अब मैं आगे कितने में बेच रहा हूँ और मेरा GST कितना होगा, तो आओ वो समझते हैं। ये तो क्लियर हो गया? ओके, नाउ ये गुड्स लेकर 1050 वाले मैं आगे 1200 में सेल कर रहा हूँ। 1200 में मैं आगे सेल कर रहा हूँ। मेरा परचेस कॉस्ट कितना है? 1050। सेल कितने में कर रहा हूँ? 1200। अब जब मैं सेल करूँगा तो मैं भी अपने कस्टमर से GST लूँगा। ठीक है, कितना होगा? 5%। 1200 का 5%, 1200 का 5% 60 रुपीज़। 1200 का 5% 60 रुपीज़ होता है। 60 रुपीज़ के 2 टुकड़े होंगे, 30 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़, टोटल होगा 1260। अब मैं 1200 में प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं अपने कस्टमर से 5% GST ऐड कर कर कितना लूँगा? 1260। अब ध्यान से समझना, मुझे कितना GST पे करना है, मुझे कितना GST पे करना है। तो मुझे यहाँ पर 60 रुपीज़ मैंने अपने कस्टमर से लिया था, तो ये 60 रुपीज़ मैंने अपने कस्टमर से ऑलरेडी ले। अब यही गुड्स परचेज करते वक्त मैंने GST कितना पे किया था? 50। तो 50 मैंने एडवांस GST पे किया है, तो बाकी मुझे 10 रुपीज़ ही देने हैं। फिर से ध्यान से समझते हैं, ध्यान देना। ये प्रोडक्ट है 1000 रुपये का, 1000 रुपीज़ का। मैंने 1000 में परचेज़ किया, तब 50 GST लगा, तो मैंने 1050 में दिया। अब यही प्रोडक्ट मैं आगे अपने कस्टमर को सेल कर रहा हूँ 1200 में, लेकिन 1200 पर 5%, तो 1200 पर 5% 60। अब मैंने अपने कस्टमर से 60 रुपीज़ GST लिया, और जब ये प्रोडक्ट परचेज कर रहा था तब मैं 50 ऑलरेडी पे करके आया था। ठीक है, तो 50 ऑलरेडी पे किया,
कलेक्ट कितना हुआ, तो बाकी मुझे 10 रुपीज़ ही गवर्नमेंट को देने हैं, क्योंकि मुझे कलेक्शन तो 60 का हुआ, 10 मैं दूंगा, और मैंने जिससे परचेज किया था उसको 50 दिया था ना, वो भी तो 50 गवर्नमेंट को देगा ना। इट मीन्स मेरी तरफ से 60 पहुंच गए ना। आया समझ में? फिर से मैंने जिसको सेल किया उससे जीएसटी कितना लिया, 60 रुपीज़। ओके, ये प्रोडक्ट परचेज करते वक्त मैंने 50 दे दिया था, तो 50 तो वो पहुंचाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है। मुझे 60 मिला, तो बाकी मुझे 50 तो एडवांस दे दिया मैंने, सो 60 में से 50 माइनस करेंगे तो बाकी 10 रुपीज़ देना पड़ेगा। सो ऐसे डिफरेंस देना पड़ता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जिसने मेरे से 1200 में लिया है, अब वो 1500 में सेल करने जा रहा है। अब वो कितने में सेल कर रहा है, 15। तो अब अगर वो 1500 में सेल करेगा तो 1500 पर टोटल में ले लेता हूँ 5%, 1575। ओके, अब ये 75 में सेल कर रहा है आगे, उसने ऑलरेडी जीएसटी कितना पे किया था, 60, तो अब उसे कितना देना है गवर्नमेंट, 15 रुपीज़। ऐसे जीएसटी कैलकुलेट होता है कि जो आपने आगे पे किया है वो अभी डिडक्ट कर दो। परचेज के टाइम हमने जो दे दिया है वो, हाँ, परचेज के टाइम पर हमने जो जीएसटी दिया है वो सेल के टाइम पर आपको जो मिला है जीएसटी वो माइनस कर दो। सर अभी आपने बताया कि आपने पहले किसी से खरीदा, फिर उसको 1200 पे, फिर उसको 15 पे, तो 15 वाले को कैसे पता कि उसने मतलब आपने 60 पे किया है? मैं तो उसको बिल दूंगा ना, मुझे कैसे पता चला इसने 50 पे किया है? क्योंकि आपके पास मेरे पास बिल है, ये मैंने 1000 में लिया, 50 में 50 दिया, 1050 मैंने दिया। अब मैं 1200 में बेच रहा हूँ तो मुझे 60 मिलेगा। मैं जिसको बेचूंगा मैं भी उसको बिल दूंगा, तो वो 60 मुझे मिले, 50 मैंने एडवांस दिया, मैं 10 गवर्नमेंट को दूंगा। अब जिसको मैंने 1260 में बेचा वो 1500 में बेच रहा है आगे, तो इस पर्सन के पास अपना सेल बिल होगा और अपना परचेज बिल भी तो होगा ना। उस पर्सन के पास अपना परचेज बिल भी तो होगा ना। सो परचेज बिल से पता चल जाएगा ना कि उसने कितना पे किया है। परचेज करते वक्त हम जो पे करते हैं वो तो हमारे सामने ही होता है ना। सो ऐसे करके गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब एग्जाम्पल में आ जाते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट जीएसटी आते हैं। विदाउट जीएसटी यानी रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल नहीं, तो इस बंदे ने फ्रूट्स लिए, वेजिटेबल्स लिए, कोई कुछ भी नहीं है उस पर जीएसटी, तो इसका तो पूरा का पूरा 50 कलेक्ट हुआ, तो उसको पूरा का पूरा 50 देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि वो प्रोडक्ट परचेज करते वक्त वेजिटेबल्स के ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन उस वेजिटेबल में से डिश बनाकर जब रेस्टोरेंट में सर्व की जाती है उस पर टैक्स है। वेजिटेबल बेसिक नीड है, लेकिन जो रेस्टोरेंट में डिश सर्व की जाती है वो लग्जरियस नीड है। वो ज़रूरी नहीं है कि सब जाएं रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर टैक्स लगेगा। तो इसने एडवांस में कितना पे किया, कुछ भी नहीं, तो इसको पूरा का पूरा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उस बेचने के टाइम पर गवर्नमेंट से कंज्यूमर से जो भी टैक्स लिया गया है वो गवर्नमेंट को देना है, पूरा देना है। लेकिन यही प्रोडक्ट परचेज करते वक्त अगर कोई जीएसटी दिया है आपने तो वो माइनस कर लो। अब क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है। इन्होंने कुछ लिया था नहीं, इन्होंने कुछ भी पे नहीं किया था, तो अब ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट को देंगे। ओके। हाँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इन्होंने यही डिश बनाने के लिए चीज़ परचेज किया था और उस चीज़ पर इन्होंने एक कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, सपोज करते हैं कि 50 रुपीज़ में से इन्होंने जब चीज़ परचेज किया था तो उस चीज़ पर 20 रुपीज़ जीएसटी दिया था, तो 50 में से 20 तो ऑलरेडी दे दिया है, बाकी इनको 30 देना है। ऐसे ये काउंट होता है जीएसटी। ठीक है सर, मतलब जो भी परचेज करेगा वो तो बल्क में करेगा ना। हाँ, और अगर कोई रिटेलर सेल कर रहा है वो तो सिंगल पीस करेगा, तो उनपे कैसे होता है? पर पीस तो कैलकुलेशन हो जाएगी ना, प्राइस तो पर पीस होता है ना। हाँ। आज हम मार्केट गए, होलसेल की बात करता हूँ, मैंने एक पार्सल परचेज किया, उस पार्सल में 100 ड्रेसेस हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाला ड्रेस का प्राइस तो पर पीस बताएगा ना। पर पीस 1000 रुपये की ड्रेस है, यानी पूरा पार्सल 1 लाख रुपए का हो गया, तो जो प्राइस है वो तो पर पीस है और जीएसटी भी पर पीस लगता है। फिर जब मैं बेचूंगा तब पर पीस। और हाँ, ज़रूरी थोड़ी मैं सबको 1200 में बेचूं, समझो पहले 1200 में बेचा, फिर कोई कस्टमर ऐसा आया, एक कस्टमर है जो मुझे महीने में टाइम पर पैसा देता है तो मैं उसे 1200 में बेचूंगा। दूसरा आता है महीना बोलकर 3 महीने बाद पैसा बेचता है तो मैं उसे 1250 में बेचूंगा, किसी को 1300 में बेचूंगा।
सबको एक प्राइस पर नहीं दे रहा हूँ, उनके क्रेडिट टर्म्स के अकॉर्डिंग मैं उनसे प्राइस ले रहा हूँ। सो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जिसको 1200 में दिया उससे 1200 का जीएसटी लूँगा, जिसे 1250 में दिया उससे 1250 का जीएसटी लूँगा, जिसको 1300 में दिया उसको 1300 में दिया। चलो ये तो होलसेल की बात है। अब सपोज़ करते हैं मैं होलसेल भी करता हूँ और मेरा रिटेल आउटलेट भी है। अब रिटेल आउटलेट में मैं समझो 1200 का प्रोडक्ट यही 2000 में बेच रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जीएसटी होगा। सो जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ, और वही जब हमने परचेज़ किया था तब हमने एडवांस टैक्स कितना पे किया था, इसे कहते हैं इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट का मतलब होता है कि जब वो गुड्स अंदर आए थे, उन गुड्स का इनपुट हुआ था, तो हमने कितना टैक्स पे किया था। तो जो जीएसटी काउंसिल है जहाँ पर हमें ये टैक्स पे करना होता है, वो बोलती है कि आपने ये प्रोडक्ट 1200 में बेचा, आपको 60 रुपीज़ मिला। जब आपने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया था तब आपने कितना जीएसटी दिया था, 50। ये आपका इनपुट क्रेडिट है, इसे कहेंगे इनपुट क्रेडिट। जब ये अंदर आया था तब हमने 50 रुपीज़ जीएसटी दिया था। और ये था आउटपुट कलेक्शन, जब गुड्स बाहर गए तो कलेक्शन कितना हुआ, उसका डिफरेंस पे करना होता है। आया समझ में? ये तो एक प्रोडक्ट पे जीएसटी लगती है ना, तो फिर जैसे 1 महीने के बाद हम एक प्रोडक्ट का वो जीएसटी माइनस करेंगे कि जितना टोटल हो जाए, टोटल हो जाएगा ना। देखो अभी तो कंप्यूटराइज्ड होता है टैली, तभी तो सब कंप्यूटराइज प्रेफर करते हैं। कौन नोटबुक पर लिखता है ये बताओ? 99% सब अकाउंट्स कंप्यूटराइज करते हैं। तो कंप्यूटर में ये इजीली पता चल जाता है कि हमारा टैक्स आया कितना और टैक्स गया कितना। दूसरा, 4 साल पहले कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया था, आज बेच रहा हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पर जीएसटी कितना था वो देखना हो ना, तो 4 साल पहले के बुक्स निकालने पड़ेंगे। वो कहीं किसी की जगह पड़े होंगे स्टोर में और भीग जाते थे, कभी उड़ाई लग जाती थी, फिर डस्ट हो जाएगी, फिर निकाल कर पहले उन्हें साफ़ करो, देखो। अब तो कंप्यूटर है, अब की प्रेस करो, 4 साल पहले की डेट डालो, अकाउंट सामने। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंट थोड़ा इजी हो गया है। सबसे बड़ी फैसिलिटी पता है क्या है? सर्च फैसिलिटी। आपको कुछ भी चाहिए ना, यूँ सेकंड्स में सर्च करके दे देगा, जबकि आपको मैन्युअली सर्च करना हो ना, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। ये प्रोडक्ट आपने 4 साल पहले परचेज़ किया है, आप इसका सिर्फ नेम डालो या एक आइटम कोड होता है वो कोड डालो या साइज़ डालो, देखो 1 सेकंड में सर्च करके आपको बता देगा कि वो कहाँ है। जबकि मैन्युअली सर्च करना हो तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। सो कंप्यूटराइज्ड इसलिए होता है कि वहाँ पर जीएसटी पूरा का पूरा कैलकुलेट होकर आ जाता है ऑटोमेटिक, कि मेरे पास आए तो जीएसटी कितना था, मैंने सेल किया तो जीएसटी कितना हुआ, एंड फाइनली हमें पता चल जाता है कैसे देना है। ठीक है, सो जीएसटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ? कुछ डाउट है यहाँ तक? नहीं। चलो नाउ पेज नंबर 52 पर नीचे आ जाओ। पॉइंट नंबर 1, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST। In this act, provision pertaining to central goods and service tax are covered. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, SGST। In this act, provisions pertaining to state goods and services are covered. यहाँ पर स्टेट गुड्स पर टैक्स लगते हैं। Now, union territories goods and service tax. In this act, provisions pertaining to union territories goods and services are covered. अब ये एक अलग पॉइंट है, ये मैं आगे बताऊंगा। यूनियन टेरिटरीज क्या होती है पता है? Yes, कौन सी? सर तो पौंडीचेरी, दमन, दीव, गोवा। ठीक है, आगे आते हैं। 4th पॉइंट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST। In this act, provisions pertaining to supply of goods or services or both mode other than on states or union territories are covered. अब कई बार हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना, तो उस पर IGST ऐड होता है। अभी IGST क्या है ध्यान से समझना। रेस्टोरेंट गए, आपने 5% टैक्स पे किया, वो कहाँ जाएगा? सेंट्रल और स्टेट। ये प्रोडक्ट मैंने अहमदाबाद से परचेज किया और अहमदाबाद में ही सेल कर रहा हूँ, CGST, SGST। बट यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कि ये प्रोडक्ट मैंने अहमदाबाद से परचेज़ किया, अब सेल राजस्थान में कर रहा हूँ, तो अब इसका जो कलेक्शन होगा, ठीक है, जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, जो पे करने वाला है GST, वो कौन से स्टेट का है? राजस्थान का।
सेलर कौन से स्टेट का है? गुजरात। गुजरात का। और सेंट्रल गवर्नमेंट, अब यहाँ पर तो 3 गवर्नमेंट आ गए। अब सेंट्रल का टैक्स तो सेंट्रल का होता है, ओके, लेकिन स्टेट वाला टैक्स गुजरात ले या राजस्थान ले? हाँ, दोनों अलग अलग ले। कन्फ्यूज़न है ना यहाँ पर। देखो मैंने क्या बताया कि जीएसटी का इतना बड़ा बुक भी हो जाए ना वो भी कम है। जब नया नया जीएसटी आया था ना, सब बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था सबको। सो यहाँ पर IGST लगाया जाता है। जब किसी अदर स्टेट्स में गुड्स जाते हैं ना तो IGST लगाया जाता है, ना CGST ना SGST। अब IGST का अलग कैलकुलेशन है। जैसे ये कैलकुलेशन है ना, यहाँ पर कैसा होता है कि आधा स्टेट ने ले लिया, आधा सेंट्रल ने ले लिया, वहाँ पर IGST लगेगा। वो IGST कैसे लगेगा उसके सम्स भी आपको आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में, जर्नल एंट्रीज में। सो SGST, CGST एंड IGST, वहाँ पर सम्स में आपको ये ध्यान देना होगा। लिखा होगा कि परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम अहमदाबाद एंड सोल्ड टू बड़ौदा। अब आपको पता होना चाहिए अहमदाबाद एंड बड़ौदा दोनों गुजरात में, ठीक है। CGST SGST लगेगा। फिर लिखा होगा कि गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अहमदाबाद एंड सोल्ड टू मुंबई, IGST लगेगा यहाँ पर। तो वहाँ पर थोड़े से फेमस सिटीज़ दिए होंगे, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फेमस सिटी अदर IGST, हाँ अदर स्टेट। अब जब हम सम्स करेंगे GST के तब हम वो कैलकुलेट करेंगे, उसके सॉल्यूशंस भी देखोगे आप, तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर, हाँ ये तो हमने स्टेट की बात की, अगर है ना इंटरनेशनल में तो उसकी कौन सा टैक्स? हाँ, इंटरनेशनल हो तो उसके भी रूल्स हैं, उसके भी रूल्स हैं। देखो जब यहाँ से गुड्स जाते हैं ना, तो बाहर जब गुड्स जाते हैं ना तो कोई टैक्स नहीं लगता। गुड्स का टैक्स कहाँ लगता है? सपोज़ करो कि ये मैं यहाँ से किसी दूसरे कंट्री में सेल कर रहा हूँ, तो जब दूसरे कंट्री में सेल करूँगा ना तो उस कंट्री का कंज्यूमर है, तो वो कंट्री उस कंज्यूमर से टैक्स लेगी और वो रखेंगे। यहाँ से बेचते वक्त कोई टैक्स नहीं है। अब ध्यान से समझना, ये प्रोडक्ट मैंने 1000 रुपये में परचेज़ किया, जिस भी कंपनी से परचेज़ किया, एग्जांपल लेते हैं 1000 रुपीज़ में परचेज़ किया। अब जिस कंपनी से परचेज़ किया उसे तो नहीं पता कि मैं ये अहमदाबाद में बेचने वाला हूँ, मुंबई बेचने वाला हूँ, या यहाँ से बाहर जाकर चाइना बेच के आऊँगा। तो वो तो मुझे बोलेंगे भाई 1000 रुपये का प्रोडक्ट, 50 रुपीज़ का GST, 1050 मुझे दो। मैंने दे दिया। अब ये प्रोडक्ट मैं इंडिया से बाहर बेच रहा हूँ। अब जब इंडिया से बाहर गुड्स जाता है ना तो GST नहीं लगाना होता है। ये रूल्स हैं, इंटरनेशनल रूल्स हैं कुछ प्रोडक्ट्स पर। अब ये प्रोडक्ट इंडिया से बाहर जा रहा है और इस पर मुझे कोई GST कलेक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ पर मेरा GST कलेक्शन कितना है? 0। और पेड कितना किया? 50। तो अब ये 50 मुझे वापस मिलेगा। मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा कि ये प्रोडक्ट जब मैंने बेचा है बाहर तो मेरा कलेक्शन हुआ 0, और जब ये मैंने परचेज़ किया था तब मैंने 50 दिया था, तो ये 50 मुझे रिफ़ंड करो। तो वो CA होते हैं, वो गवर्नमेंट को अपना अकाउंट्स दिखाते हैं और फिर गवर्नमेंट ये रिफ़ंड करती है हमारे अकाउंट में। हाँ, लेकिन यही अगर हमने यहाँ बेचा होता तो भरना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज़ करते हैं ये 1 करोड़ रुपए के गुड्स लिए, 1 करोड़ का मैंने GST दे दिया। अब इसमें से 50 लाख बाहर भेजे, 50 लाख इंडिया में ही बेच दिए। ध्यान से समझना ऐसे एग्जांपल। 1 करोड़ बड़ा अमाउंट हो जाएगा, मैं 1 लाख ले लेता हूँ। ओके, 1 लाख के गुड्स लिए, परचेज किए। अब इस पर प्लस 5% मैंने दे दिया 5000। सो टोटल कितना हो गया? 1,05,000। क्लियर हुआ? 5000 GST पे किया। ओके, नाउ इन गुड्स का मैं हाफ कर रहा हूँ, आधा आधा, मीन्स 50,000 एंड 50,000। ये 50,000 मैंने बाहर बेच दिए, ये विद इन इंडिया बेचे। तो 50,000 में नहीं बेचूंगा मैं, तो इसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करूंगा ना। अब मैं प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ 10,000, तो मैं ये कितने में बेचूंगा? अब जिसको 60 में बेचूंगा उसे 5% टैक्स लूँगा, तो 60,000 का 5% 3,000। ओके, मैंने बेचे कितने में? 63 में। और बाहर जो बेच रहा हूँ इंडिया से बाहर, वो भी 60 में बेच रहा हूँ, लेकिन इस पर कलेक्शन 0 कलेक्शन है। तो ये कितने में बेचे?
अब गवर्नमेंट बोलेगी जब आपने ये गुड्स परचेज किए तब 5000 पे किया था, ये इनपुट क्रेडिट है मेरा। इनपुट क्रेडिट मीन्स जब गुड्स आए थे तब क्रेडिट था, 5000 पे किया। मैंने जो इंडिया में गुड्स बेचे हैं, ये विद इन इंडिया जो गुड्स बेचे हैं उस पर मुझे मिला कितना 3000 मेरा कलेक्शन, 5000 ऑलरेडी मैंने पे किया था, मीन्स गवर्नमेंट मुझे 2000 रिफंड करेगी। अब तो ये 2000 मुझे वापस आएंगे। और ये भी मैंने पे नहीं किया, ये तो 5000 पे किया था, 3000 तो मेरे कस्टमर्स मुझे दे कर गए, ठीक है, 2000 गवर्नमेंट वापस दे रही है। सो ओवरऑल ये पे किसने किया, ये कंज्यूमर ने पे किया। हमेशा याद रखना, ए ने बी को पे गुड्स बेचे, बी ने सी को बेचे, सी ने डी को बेचे, हर एक जीएसटी लेता जाएगा, गवर्नमेंट को बेचता जाएगा, लेकिन फाइनल जीएसटी किसके ऊपर आ रहा है, कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि ओवरऑल लास्ट पेयर कंज्यूमर होगा। बाकी कोई बीच में पे नहीं करता। देखो बीच में पे भी कैसे करेंगे, ए ने प्रोडक्ट लिया 1000 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ पे किया, बी को बेचा, वहाँ से 60 मिला, अब वहाँ से मिला 60 और आगे दिया था 50, बाकी 10 रुपीज़ गवर्नमेंट को दिया। तो ए ने कहाँ जीएसटी पे किया, वो तो कंज्यूमर से लिया ना पूरा का पूरा 60 रुपीज़, 60 लिया, 50 पे किया था, बाकी 10 गवर्नमेंट ने लिया, तो गवर्नमेंट ने ए से तो चार्ज नहीं किया। अब वही प्रोडक्ट बी ने सी को बेचा तो उसको 75 रुपीज़ कलेक्ट हुए, तो 75 में से 60 ऑलरेडी पे किए थे, बाकी 15 पे किए। सो कोई भी जीएसटी पे नहीं करता, फाइनल कंज्यूमर जीएसटी पे करता है। वन टैक्स वन नेशन, पूरे नेशन में एक ही टैक्स लगे। ओके, सो क्लियर हुआ, समझ में आया? अगर ज़्यादा जीएसटी पे कर दिया है तो वो रिफंड मिल जाएगा। सर ये अलग-अलग प्रोडक्ट पे मतलब सिंगल प्रोडक्ट पे 5% टैक्स लगता है कि नहीं, इस पर बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, रूल्स एंड सब रूल्स बने हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कितना जीएसटी पे करना है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप ड्रेस परचेस करने जाते हो अपनी, या व्हाट्सएवर क्लोथ परचेस करते हो, कहने का मतलब वो क्लोथ 1000 रुपीज़ के अंदर का है तो आपको 5% जीएसटी देना है, 1000 से ज़्यादा का है ना तो 12% जीएसटी है। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मैंने एक प्रोडक्ट लिया 900 में, अब 900 पर मैं 5% जीएसटी कितना दूंगा बताओ, 45, तो 945। अब यही प्रोडक्ट मैंने 1100 रुपीज़ में बेचा, अब मैं जिसको 11 में 100 में बेच रहा हूँ ना, तो वो 12% जीएसटी की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि रूल क्या बोलते हैं कि ड्रेस 1000 से ज़्यादा हो गया तो अब इसका 12% करो 132, तो अब मैं उससे कितना लूँगा। देखो कई बार ऐसा लगता है कि मेरा प्रॉफिट 200 रुपये है, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ 132। अब मुझे आया 132, गवर्नमेंट बोलेगी आपको अब मिला 132, आपका इनपुट क्रेडिट कितना है 45, बाकी का भेज दो, तो बाकी का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, 87 मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मेरा प्रॉफिट तो 200 है, ये 900 और 1100, 132 भले मेरे कस्टमर ने मुझे दिया, लेकिन वो मैंने रख थोड़ी दिए, उसमें से ऑलरेडी 45 दे चुका था और 87 अभी दे दिए। सो मेरा प्रॉफिट तो 200 ही रहने वाला है। भले मैंने 945 में परचेज किया था, लेकिन मैंने प्रोडक्ट के लिए कितना पे किया 900, 45 तो टैक्स था, वो तो मुझे यहाँ से लेना है कंज्यूमर से। सो कंज्यूमर से जो टैक्स आया वो माइनस करेंगे जो हमने पे किया था ऑलरेडी, बाकी का गवर्नमेंट को देना है। सो ऐसे ये जीएसटी का अकाउंटिंग होता है। सो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर ये हो तो ऐसा करना है, ये हो तो ऐसा करना है। अब गवर्नमेंट ने रखा है कि जब फर्नीचर बनाते हैं ना वुड में से, तो जो बेसिक नीड होती है ना, जैसे सोफ़ा सेट ये लग्जीरियस प्रोडक्ट है, डाइनिंग टेबल लग्जीरियस प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें से बेड बनाते हैं तो ये बेसिक नीड है, किसी को भी सोने के लिए बिस्तर तो चाहिए। सो अगर बेड बना रहा है ना तो वो बेसिक नीड में उस पर नो टैक्स होगा या 5% होगा, लेकिन डाइनिंग टेबल और सोफ़ा सेट पर 28% टैक्स है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। कौन सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट लग्जीरियस है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो वही है, रॉ मटेरियल तो वही है। इवन मुझे एक व्यापारी मिला था, वो नट बोल्ट बेचता है, उसकी फैक्ट्री है।
अब उसे बताया गया कि नट बोल्ट साइकिल के लिए यूज़ होना तो वो बेसिक नीड है, आपको टैक्स नहीं लेना है, गरीब लोग यूज़ करते हैं साइकिल, ठीक है। लेकिन अगर वो टू व्हीलर में यूज़ हो रहे हैं तो इतने % लेना है, कार में यूज़ हो रहे हैं तो इतना % लेना है। अब बोलता है बायर आएगा तो मैं पूछूंगा उससे, कैसे पूछूंगी कहाँ यूज़ करना है। कई बार बायर ऐसे नए नए में बायर ऐसा बोलते हैं मैं पैसे दे के जाऊँगा फिर मैं क्या कर रहा हूँ उससे तुझे क्या करना है लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसे टैक्स लेने को कहा गया है, तो बोलते हैं बहुत कन्फ्यूजिंग क्रिएट है। और चलो सामने वाले कस्टमर ने बताया मैं तो साइकिल में यूज़ करूँगा, जाकर बाइक में लगाया तो आया समझ में। सो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था जब नया आया था, अब तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। आप मोबाइल परचेज करते हो पता है उसमें भी GST होता है, नीचे देखा है कितना % होता है। 15,000 का मोबाइल देखोगे ना कि तो उसमें देखो आपका GST कितना लगता है। हाँ 28 भी होता है, उसमें भी एक लिमिट होगी कि 12% या 28% इतने। सो जो बिज़नेस करते हैं ना उनको वो पता होता है। अब जैसे एक मेरा स्टूडेंट था, वो शू का बिज़नेस करता है, होलसेल का, तो उनका है कि शू कुछ 300 या 500 से कम होगा ना तो कोई टैक्स नहीं, 500 से ज़्यादा होगा ना शू 500 या 1000 के अंदर तो फिर इतना टैक्स, 1000 से ऊपर है तो ये टैक्स। लग्जीरियस प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, नाइक, एडिडास, जिनके बहुत ही एक्सपेंसिव हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगता है। सो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, नया नया आया था, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था, अब तो सॉल्व हो गया। ये तो सब CA को पता होगा। CA को पता होता है, बिजनेस करते हैं ना उनको भी पता होता है, क्योंकि उसको देना भी होता है और सामने लेना। सर जैसे कि आपने बताया कि CA को पता होता है, तो इतने सारे CA, इतने सारे बिजनेस इतने सारे CAs होते हैं ना, तभी तो CA की वैल्यू होती है। कॉमर्स करने के बाद जो सबसे बेस्ट जिसका रेपुटेटेड बोलते हैं रेपुटेशन हो, वो CA डिग्री है। और सर जब 2017 में GST आया था तब ये सारे रूल्स गवर्नमेंट ने इतने सारे लिख के दिए थे। हाँ, तो मतलब इसकी प्लानिंग काफ़ी टाइम से चल रही है। 5 साल 10 साल से चल रही होगी, बहुत टाइम से चल रही है। 2017 में इनडायरेक्ट टैक्स फर्स्ट टाइम नहीं, उससे पहले था, लेकिन वो दूसरा टैक्स था जिसे कहते थे वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स से पहले था ऑक्ट्रॉय, तो वो सब निकल गया, चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने। चलो, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं कह सकते। किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता था। चलो नेक्स्ट पेज नंबर 54 पर आ जाओ। अब देखो यहाँ पर नीचे एक टेबल दिया हुआ है, ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, परचेज और गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सामने दिया हुआ है सप्लाई विद इन ओन स्टेट, अगर अपने ही स्टेट में हो तो इनपुट GST, CGST, SGST लगेगा। लेकिन आगे दिया हुआ है सप्लाई आउटसाइड स्टेट, इसे कहते हैं इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मीन्स सेलर एक स्टेट का हो और बायर दूसरे स्टेट का हो, सो वहाँ IGST लगेगा। ओके, और सेल में भी सेम, इनपुट आउटपुट में। जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं, दैट इज इनपुट। इनपुट मीन्स गुड्स अंदर आए और हमने टैक्स दे दिया, दैट इज इनपुट। और ये है आउटपुट, सेल करते वक्त जो हमको मिला, दैट इज। इसके लिए 1100 वाले के लिए वो इनपुट होगा जो इसने 900 वाले के लिए, और हाँ। 900 वाले के लिए वो आउटपुट होगा जो 1100 वाले के लिए। हाँ ठीक, ओके। अब नीचे आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ GST। वन टैक्स, पूरे इंडिया में एक ही टैक्स सिस्टम काम करता है। नीचे दिया हुआ है सिंपल टैक्स सिस्टम, एक बार समझ में आ जाए तो सिंपल है, और पूरा तो समझना नहीं है, जो बिजनेस करते हैं उसी का ही टैक्स समझना है, दैट्स इट। सर यहाँ पर सप्लाई आउटसाइड स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी के तो अलग दिया हुआ है टैक्स। अब सेलर गुजरात हो, बायर गोवा हो, तो सप्लाई यूनियन टेरिटरी को कर रहे हैं, अदर स्टेट को सप्लाई करें या यूनियन टेरिटरी को सप्लाई करें, IGST लगाना है। तो फिर यूनियन टेरिटरी GST के बारे में क्यों दिया हुआ है? पीछे पेज नंबर 52 पे दिया हुआ है ना।
क्या दिया हुआ है, ये यूनियन डायरेक्ट टैक्स के बारे में। आते हैं उस पर बाद में। थर्ड पॉइंट, रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन। पहले डबल टैक्स लगता था, अब वो नहीं लग रहा है, एक ही टैक्स लगेगा। एंड बेनिफिट्स ऑफ प्राइस रिडक्शन। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हैज़ ब्रॉट प्राइस रिडक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज। आगे से जो टैक्स मिल रहा है और हमने जो पे किया है वो माइनस करके देना है, सो टैक्स रिडक्शन होगा इसमें, मीन्स ज़्यादा टैक्सेस नहीं पे करने हैं हमें। पॉइंट नंबर 5, यूनिफॉर्म प्राइजेस। पूरी कंट्री में एक ही प्राइजेस रहेंगे, यूनिफॉर्म प्राइजेस। रिडक्शन इन टैक्स एवेशन, मीन्स जो टैक्स की चोरी करते हैं ना, अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे से टैक्स पे करके लिया है प्रोडक्ट, तो जब तक हम अपने कस्टमर को टैक्स पे करके नहीं देंगे तो कैसे दिखाएंगे। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, ये हमने गुड्स परचेज़ किए, हम बेच रहे हैं, कस्टमर बोलता है भाई मुझे बिल नहीं चाहिए, ठीक है, मैं जीएसटी भी पे नहीं करूँगा, तो मुझे ब्लैक में सेल कर दे। ये प्रोडक्ट लिया, ये आप कैश लिए, हम दोनों भूल गए एक दूसरे को, लेकिन मैं गवर्नमेंट को क्या दिखाऊंगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट आया था तब टैक्स पे किया था। अब ऐसे तो रोज़ सपोज करो मेरे पास 1000 ड्रेस आ रहे हैं, सारे के सारे कस्टमर बोल रहे हैं भाई ब्लैक में बेच दो मुझे, मेरे से टैक्स मत लो, मेरा बिल मत बनाओ, तो गवर्नमेंट बोलेगी यार 1 साल से परचेज तो करता जा रहा है, रोज़ 1000 ड्रेस सेल कर ही नहीं रहे क्या, तो पकड़ा जाऊंगा मैं तो, यानी मुझे तो बिल तो बनाना ही पड़ेगा, और बनाऊंगा तो वहाँ पर मुझे टैक्स भी दिखाना ही पड़ेगा, और टैक्स दिखाऊंगा तो लूँगा ना कस्टमर से, और कस्टमर से लूँगा तो चोरी कैसे करूँगा, फिर तो गवर्नमेंट को देना ही है। सो यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम हट गया। फैक्ट्री में से जब गुड्स पहली बार निकलते हैं ना, तभी जीएसटी लग जाता है, ठीक है। अब फैक्ट्री में से निकले ए के पास, तो फैक्ट्री ने बिल बनाया ए के नाम का, अब ए बेच रहा है बी को, तो उसको तो बिल बनाना ही है, जब तक बिल नहीं बनाएगा जीएसटी नहीं लेगा, जीएसटी नहीं लेगा तो गवर्नमेंट को देगा क्या, और इनपुट क्रेडिट मिलेगी, तो यहाँ पर बिल तो सबको बनाना है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, पूरी चेन को बिल बनाना पड़ेगा, कोई भी बीच में से स्किप नहीं कर सकता। सो टैक्स की चोरी अब नहीं होगी, ये बनाया ही सिस्टम ऐसा गया है कि आप जो ले रहे हो ना, जो आपने दिया है ना, उसमें से माइनस करके दे दो, तो उसको लेना ही पड़ेगा। आप जब तक लेगा नहीं तब तक माइनस करके कैसे गवर्नमेंट को देगा। 7th पॉइंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने आपको बता दिया, देखो क्या लिखा हुआ है, जीएसटी पेड ऑन परचेज, जो हमने परचेज के टाइम पे जीएसटी पेड किया, इज़ डिडक्टेड फ्रॉम जीएसटी पेएबल ऑन सेल, जो सेल के टाइम पर जीएसटी होगा उसमें से डिडक्ट करना है। हैंस नेट अमाउंट ऑफ जीएसटी इज पेएबल बाय द टैक्स पेयर, सो नेट हमें पे करना है। ओके, क्लियर हुआ। यूज़फुल फॉर इकनॉमी, हमारी इकनॉमी के लिए बेस्ट है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन होते हैं। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ रीजन वुड टेक प्लेस एंड कॉन्सिक्वेंटली रीजनल इम्बैलेंस वुड रिड्यूस। अब ये हर एक स्टेट को टैक्स कलेक्ट होता है, सेंटर को भी टैक्स कलेक्ट होता है, सो सबका डेवलपमेंट भी एक जैसा होता है। ओके, नीचे कुछ फुल फॉर्म दिए हुए हैं, CGST का फुल फॉर्म क्या है, SGST का फुल फॉर्म क्या है, और कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं कि शेड्यूल 1 में 5% रखा हुआ है, जिसमें से देखो CGST SGST कितना कितना है, 2.5 है, पेज नंबर 55 पर है नीचे। ये है ना, पहले डिसाइड ही नहीं हो रहा था, स्टेट बोल रहा था नहीं 5 में से हमको 3 मिलना चाहिए, सेंटर को 2 ही मिलना चाहिए, क्योंकि सारे स्टेट सेंटर को देंगे, तो ये एक दूसरे के साथ इनका बैठ ही नहीं रहा था, तो फाइनल 2017 में ये सब फाइनल हुआ, ठीक है। 12% हो तो 6, 18 हो तो 9, एंड 28 हो तो 14, मीन्स पूरा हाफ करके ये ले लेंगे। ओके, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 अभी ऐड हुए हैं, उस पर हम बाद में देखते हैं। एंड नेक्स्ट पेज पर देखो, चैप्टर पूरा हो गया आपका, इसमें जीएसटी का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था आपका। ओके, सो कल मैं आऊँगा, कल इसी चैप्टर में पहले इसके थोड़े से एग्जांपल्स आपको बताऊँगा। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे होता है, आप मुझे बताओगे कि सर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे होगा, कितना टैक्स पे करना होगा। मैं बताऊँगा कि ए ने 1000 में लिया, बी को 1200 में बेचा, बी ने 1200 में लिया, आगे 1500 में बेचा, फिर सी ने 1500 में लिया, 2000 में बेचा। अब आप हर एक का टैक्स बताओ कितना पेमेंट होगा, इनपुट क्रेडिट माइनस करने के बाद नेट गवर्नमेंट को कितना
पे करना है, ये आप कैलकुलेट करके बताना। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर हम जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर पर आ जाएंगे सीधा, क्योंकि इसके ही हमें सम सीखने हैं। तो अब आपको समझ में आया कि पहले ये थर्ड चैप्टर मैंने क्यों नहीं लिया था। आज सिखाया, कल उसके सम्स करवाऊंगा, तो कोरिलेट हो गया ना ये। तो ये जो चैप्टर हम अपलोड करेंगे ये चैप्टर नंबर 3 के नेम से अपलोड करेंगे। जो भी आपको ऐप में आने वाला है ये चैप्टर नंबर 3 के लिए आने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो ये लेक्चर पूरा कर रहा हूँ।